सर जुड़ चुके हैं। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर मैं विष्णु प्रकाश पुगलिया नाम की कंपनी है जो रिसेंटली आईपीओ भी आया, उससे ही शुरू करना चाहूँगा। उसको एक नया ऑर्डर मिल रहा है सर, करीब 900 करोड़ रुपए का। सर जब ये आईपीओ आया था ना, तब भी ये बात तय थी कि इनकी ऑर्डर बुक को लेकर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस थोड़ा विजिबिलिटी और गाइडेंस वगैरह कंपनी ठीक दे रहे तो काम हो जाएगा। अच्छी गाइडेंस दी, शेयर बढ़िया लिस्ट हुआ, अच्छा गेन मिला, अभी भी चल रहा है। सर आपके रिकमेंडेशन में क्या है, ये अभी भी लेने लायक है या फिर जिनके पास आईपीओ का रखा हुआ है सिर्फ वही रखें अपने पास? गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक इनफ्लो इनको मिली है, मेरे ख्याल से FY 24 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आने वाले साल के लिए भी बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरा तो मानना है कि देखिए, आज जो न्यूज़ आई है इसका इम्पैक्ट तो इमीडिएटली आपको मार्केट्स में सुबह देखने को मिलेगा। बट अगर हम अगले 6-12 महीने की बात करें तो यहाँ से भी अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 15-20% बढ़ने की क्षमता है। और मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर किसी को खरीदना है, तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा-सा एक्युमुलेशन या हम कह सकते हैं इन्वेस्ट करने का मौका बन सकता है, क्योंकि यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि 18-20% की अपसाइड कंफर्टेबली पॉसिबल है। देखिए, ये एक ऐसी ईपीसी कंपनी है जहाँ पे कैश फ्लोज पॉजिटिव है, जहाँ पे ऑर्डर बुक भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशंस मार्केट को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो डेफिनिटली इसमें कोई डाउट नहीं कि करंट प्राइस पे या थोड़ा-सा अगर खा मार्केट में थोड़ी-सी मुनाफ़ा वसूली आती है, तो उसको खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से भी करीबन 250 का एक फर्स्ट टारगेट बनेगा। तो डेफिनिटली बाय ऑन डिक्लाइन एंड करंट प्राइस पे भी किसी को निवेश करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। अविनाश सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पता करता हूँ, क्योंकि इसके टेक्निकल चार्ट ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते। उसमें है शुगर सेक्टर, यहाँ पर पॉलिसी का इम्पैक्ट ज़्यादा आ जाता है। अभी ना डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट है जो कि शुगर स्टॉक्स को लेकर है। वो ये कह रहे हैं कि भी आगे जो प्रोडक्शन रहेगा ना शुगर का, वो कम ही रहेगा सीज़न में, नेक्स्ट सीज़न में भी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट में कि जो एथेनॉल पॉलिसी को लेकर जो एक पोस्ट सा लगाया है ना, गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन डाल दिया, आप इतना ही बनाओगे, इतना नहीं बनाओगे टाइप, तो वो टेम्परेरी है। तो दो चीज़ें एज इट इज़ हैं, यानी कि एथेनॉल वाला इनका हिस्सा बहुत ज़बरदस्त है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि शुगर का प्रोडक्शन आगे भी कम रहेगा। ये इन्होंने नए टारगेट्स और कुछ रेटिंग रखी है जो हमने एक ही चार्ट में आपके सामने डाल दी है। सर आपका स्टांस चाहिए शुगर कंपनीज को लेकर? नहीं, मेरे ख्याल से डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिए, नियर टर्म में तो ये सारे स्टॉक्स थोड़े से रेंज बाउंड रहेंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट एथेनॉल को पुश करना चाहती है। इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली कहा है कि 20% का जो कंट्रीब्यूशन है पेट्रोल में, वो करीबन FY 25 तक वो मेंटेन करते हैं। मुझे लगता है कि दिस ईयर शुगर की प्रोडक्शन में थोड़ी सी कटौती एक्सपेक्टेड थी, तो उन्होंने थोड़ा सा ये मोलासिस का जो प्रोडक्शन था वो उन्होंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस की, लेकिन बहुत ही जल्द इन्होंने क्लेरिफाई किया कि गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है कि मोलासिस को वो एथेनॉल में कंज्यूम करे, ऐसी कोई दिक्कत हो। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया 12-15 महीने का है, तो डेफिनेटली बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, त्रिवेणी, ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो एथेनॉल बनाते हैं। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ये भी सब मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट एथेनॉल की कीमतें वापस बढ़ाएगी। तो डेफिनेटली इन द नियर टर्म क्या होगा कि जो कंपनी गेहूं से या कॉर्न से एथेनॉल बनाती है, उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। जैसे BCL है, एसोसिएटेड अल्कोहल है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स है, मुझे लगता है उनको दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से मोलासिस की सप्लाई काफी अच्छी रहेगी। तो डेफिनेटली नजरिया 12-15 महीने का अगर आपका है, तो इसमें एक निवेश का मौका जरूर बन सकता है। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टर्स को यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि नियर टर्म में स्टॉक्स थोड़े रेंज बाउंड रहेंगे। राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये व्यू रहेगा अविनाश का। अविनाश, लेकिन एक और स्टॉक पे आप अपनी व्यू भी बताएं। क्वेरिस का एक रिपोर्ट भी, बड़ी रिपोर्ट है ये, 1500 का टारगेट, प्रोटीन ईगफ लेटेस्ट लिस्टिंग है, और ऑफ कोर्स डिजिटल इनिशिएटिव्स की उन्होंने बात की है कि प्योर प्ले डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव्स, और इनके पास तो सारे बड़े चाहे आधार से लेके बड़े बड़े डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स इंडिया के लिए है, जो ग्रोथ स्टोरी है, उनके पास सारे बड़े पॉजिटिव ट्रिगर भी हैं। और इनफैक्ट FY 23 से 26 के रेवेन्यू, एबिटा, इन सब पर भी एक गाइडेंस ही दी है ब्रोकिंग हाउस ने। आप इस स्टॉक को कैसे असेस करते हैं? आप क्या टारगेट्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे, अगर देंगे तो? कि मुझे लग रहा है कि पब्लिक इशू के बाद ही ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स को रिकॉर्ड करके दिया है। सबसे बड़ी बात, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है। जैसे हम CDSL को देखते हैं, मेरे ख्याल से मोनोपोली बिजनेस है, और देखिए मोनोपोली बिजनेस को वैल्यूएशंस डेफिनेटली ऊपरी लेवल पे मिलती है। और जिस प्रकार से अभी यूपीआई का ग्रोथ हुआ है, डिजिटल सर्विसेज का ग्रोथ हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 2-3 साल जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ेगा, प्रोटीन को डेफिनेटली इसका फायदा मिलना चाहिए।
सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 650-700 करोड़ की कैश है और मुझे लग रहा है कि आगे मार्केट चाहेगा कि शायद एक अच्छा डिविडेंड भी आए, बट डेफिनेटली यहाँ से भी री-रेटिंग अच्छी होगी। थोड़ा-सा सब्र रखें क्योंकि स्टॉक छोटे समय में बहुत जल्दी भाग चुका है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1200 का जो शेयर है, वो करीबन 1550-1600 ये एक नियर टर्म टारगेट बन सकता है, बट अगेन फ्रॉम अ 12 टू 18 मंथ टाइम फ्रेम। ठीक है, ऑलराइट, 12 टू 18 मंथ्स तक के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। वैसे भी एक ऐसा एक स्टॉक है जिससे आपको पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के व्यू से रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेट है ये अविनाश की भी। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर और कोरोमंडल इंटरनेशनल दोनों आप दिखा दीजिए। इन दोनों स्टॉक्स के अंदर ठीक ठाक कल पोजीशंस बनी है और ये दोनों ही शेयर मैं बोलूँगा कि अब तो चंबल 371 आ गया, 305 307 पे हमने आपको नोटिस करवाया था। देखते ही देखते देखिए कहाँ तक पहुँच गए। अविनाश सर, इन दोनों शेयर्स पर आपका व्यू पॉइंट अभी भी पॉजिटिव है? मैंने इनका एक एक महीने का चार्ट भी आपको दिखाता हूँ, इनका एक एक मंथ का दिखाइए। 20% सर चंबल चल चुका है, कोरोमंडल भी कुछ कुछ इतना ही चला होगा। जरा दिखाना कोरोमंडल भी। अविनाश सर, आपका रिकमेंडेशन, चंबल जैसा स्टॉक 20% चल जाए बहुत होता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वापस थोड़ा सा तेजी और अप ट्रेंड का माहौल इसलिए आया है क्योंकि मार्केट का मानना है कि जो इंटरिम बजट आएगा, जो फरवरी में अनाउंस किया जाएगा, वो डेफिनेटली एग्री रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जो एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स बनाती है, वहां पे हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई बड़े इंसेंटिव्स अनाउंस करे। वैसे भी मुझे लग रहा है कि देखिए, ऑल सेड एंड डन फर्टिलाइजर कंपनीज बारिश के पहले थोड़ा बहुत सीजन में आपको देखेंगे कि थोड़ी तेजी दिखती है, लेकिन ये क्लियर है कि गवर्नमेंट चाहती है कि एग्री प्रोडक्शन बढ़े और ऑब्वियसली जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कोरोमंडल में है, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी डेफिनेटली एक वेल स्टेबल प्लेयर है। अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने वाली कंपनी है। खराब से खराब जब से मानसून का परफॉर्मेंस था, तभी भी इन्होंने अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से मेंटेन किया है। तो कोरोमंडल वुड बी माय बेट। मुझे लगता है कि 1400-1450 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। चंबल में मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी थोड़ा स्टॉक भाग चुका है और यहाँ पे हो सकता है कि नियर टर्म में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए, लेकिन ये ट्रेंड जो एग्रीकल्चर सेगमेंट पे आ रहा है, आपको यूपीएल को भी नजर रखना चाहिए। यूनाइटेड फास्फोरस भी काफी ऊपरी लेवल से पीटा है, तो ये सेगमेंट्स जो है वो शायद बजट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अच्छी खबरें इनके सेक्टर के लिए आए। रेजिंग की न्यूज है, पॉसिबली थ्रू क्यूआईपी इशू या फिर राइट्स इशू, और हमने देखा भी है कि जितने भी प्राइवेट पीएसयू बैंक्स, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, जम्मू कश्मीर बैंक हो, क्यूआईपी को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला था और लगातार बैंक्स भी हम देख रहे हैं कि अपनी बैलेंस शीट को सुधार रहे हैं और इनमें इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा है। आप इस न्यूज को साउथ इंडियन बैंक के लिए कितना फेवरेबल देखते हैं? डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है प्रियंका। मुझे लग रहा है कि देखिए, इस प्रकार का प्राइसिंग फाइनली क्यूआईपी का होगा, मेरे ख्याल से काफी सरकारी बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जब भी क्यूआईपी रेस किया है, तो रिस्पांस इन्वेस्टर्स से बहुत ही बढ़िया आ गया है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इस क्यूआईपी को भी अच्छा बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कैपिटल रेजिंग अगर ये करते हैं, तो आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर के लिए जो ग्रोथ मोमेंटम है, वो सस्टेन के लिए इनके पास काफी कैपिटल रहेगा। तो मेरे ख्याल से 25-26 में कुछ होने जैसा नहीं है। हो सकता है कि अगर परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर इस साल में आता है, क्योंकि ये बिजी सीजन माना जाता है बैंक्स के लिए, तो करीबन मैं समझता हूँ कि 35-38 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। काफी लो प्राइस्ड बैंक है, लेकिन एसेट क्वालिटी ठीक है, डिसबर्सल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है और साउथ में इनका काफी अच्छा होल्ड है। तो आई वुड सजेस्ट दैट इन 25-26 इन्वेस्टर्स को जिनको लंबा निवेश करना है, एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन्होंने इस बार इस सीरीज के अंदर जो करके दिखाया है ना, वो बहुत कम सीरीज में होता है। एक बार इनके मंथली चार्ट भी दिखाना अगर हो सके तो। सर, ये थोड़ा रखें क्या इन सभी शेयर्स को? बिल्कुल डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो तेल के प्राइसेस है वो काफी ऊपरी लेवल से गिरे हैं, तो इसका सीधा इम्पैक्ट इनको मिलेगा। हालांकि देखिए, हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में जिस प्रकार की पुरानी इन्वेंट्री होगी, अगर आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल इन्होंने करंट प्राइसेस का फायदा पूरी तरह से लेते हैं, तो मेरे ख्याल से चौथी तिमाही में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि तीसरी तिमाही, दैट इज दिसंबर क्वार्टर में, इनके जीआरएम्स आपको काफी अच्छे लेवल पे बढ़ते हुए देखने की पॉसिबिलिटी है और यही कारण है कि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि इनका मेन रॉ मटेरियल जो है क्रूड ऑयल, वो काफी ऊपरी लेवल से घटा है।
और ये डेफिनेटली इनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगा। और ऊपर से एविएशन की बात करें, ऑटोमोटिव की बात करें, तो थ्रूपुट और वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो ये दोनों फैक्टर्स मुझे लगता है कि ये कंपनीज को बेनिफिट करेंगे। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से अभी भी आईओसी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आईओसी डेफिनेटली अगर किसी को खरीदना है तो रिस्क रिवॉर्ड विल बी बेटर कंपेयर टू एचपी और बीपीसीएल। ठीक है, एक स्टॉक और डिस्कस करते हैं। अविनाश, कोई अच्छा मिड कैप आइडिया जो आपके रडार पे आ रहा हो? प्रियंका, देखिए ऑटो कंपोनेंट्स में मुझे लग रहा है कि जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, वहां पे एक सबसे बड़ा जो चैसी कंपोनेंट प्लेयर है वो जमुना ऑटो है। मुझे लग रहा है 108 का प्राइस है। मुझे लग रहा है कि आने वाले कम से कम 6 से 12 महीने में यहाँ पे 150 का एक टारगेट प्राइस जरूर बन सकता है। ये कंपनी बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है, डोमिनेंट मार्केट शेयर है। और सबसे बड़ी बात, सारे कमर्शियल व्हीकल्स और जो हेवी व्हीकल्स होते हैं वहां पे चैसी कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स आएंगे सेकंड हाफ में, इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। अभी भी ऐसे मार्केट में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। और करीबन मैं समझता हूँ कि डेट ना होने से इनका जो ईवी छोटा है, कम से कम 12-15 टाइम निवेशक को इस कंपनी को वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहिए। तो करीबन 145-150 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये एक अच्छा शॉर्ट टू मीडियम टर्म मिड कैप पिक रहेगा जो इन्वेस्टर्स को एडवांटेज लेना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही अच्छा स्टॉक आपने चूज किया। इनफैक्ट टेक्निकली भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी आप देखें तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट भी था, नंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो फंडामेंटल रीजंस बता रहे हैं, जमुना ऑटो को एक बार टेक्निकली भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ से एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए, कहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा है। फंडामेंटली तो अविनाश से हमने समझ लिया कि इसमें एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए। जय, आप बताएं कहाँ पर एंटर करेंगे? सो जमुना ऑटो के लिए आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट है बिकॉज यहाँ से आरएसआई भी काफी ओवरसोल्ड से अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है और आज के दिन में जो मोमेंटम आ रहा है वो कंटिन्यू हो सकता है पर्टिकुलरली 1113 तक। सो आई वुड सजेस्ट कि आज के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक बार बाय करें, फिर 1113 पर एग्जिट होके आई वुड सजेस्ट 115 के बाद ही एंटर करें क्योंकि वहां जो कंजेशन है उसके अबाउ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये स्टॉक के लिए। सो थोड़ा कंडीशनल यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग रहेगा। सो जमुना ऑटो वुड बी समथिंग शॉर्ट टर्म के लिए 113 के टारगेट, यहाँ से 4% की अपसाइड आ सकती है। अविनाश सर, ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आपको ठीक लग रहा है यहाँ पे बाय करना? जिसके पास नहीं है एक बार अपनी पोर्टफोलियो में डाल दे, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्टॉक्स तो है नहीं, इसको लेके तो रखना पड़ेगा। बट आज का वॉल्यूम 17 लाख शेयर शुरुआत में किसी ने डाल दिया और करीब 3% शेयर भी ऊपर है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये स्टॉक काफी समय तक चला नहीं, अभी काफी अच्छा चला है। सबसे बड़ी बात, इनफैक्ट ये जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर को कंसल्टेंसी देते हैं, यहाँ पे इनका काफी अच्छा डोमिनेंस है। सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, ये इनके कस्टमर्स है। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है, बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी देती है। मेरे ख्याल से हाइड्रोजन को भी लेके इन्होंने अभी काफी काम किया है। तो हो सकता है कि आने वाले 6-12 महीने में यहाँ से भी मुझे लगता है कि 220-225 का एक नियर टर्म टारगेट बन सकता है। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा मिलता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो करीबन 12 से 15 महीने यहाँ पे निवेशित रहना चाहते हैं, क्योंकि एक फेज तो शेयर का ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। अगला फेज जो आएगा वो बेसिकली क्वार्टरली परफॉर्मेंस और बेसिकली हाइड्रोजन को लेके अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट आती है तो इसमें डेफिनेटली कंपनी को जरूर एक अच्छा री रेटिंग और फायदा मिलना चाहिए।